और चलिए शुरू करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश। तो आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में क्या बोलने जा रहे हैं और वो संबोधन चौतरफा चुनौतियों के बीच कितना महत्वपूर्ण है। जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो ये कि आखिर पीएम जनता से क्या बोलेंगे। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएम ने जब जब राष्ट्र को संबोधित किया है तब तब कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात रही है जिसमें देश के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। पीएम के संबोधन से पहले शुरू करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश। राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं पीएम मोदी। शाम 4 बजे होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। पीएम के भाषण पर देश की निगाहें। चौतरफा चुनौतियों के दौर में क्या बोलेंगे पीएम? चीन पर बोलेंगे या चीनी ऐप्स पर बोलेंगे? भारत की तैयारी पर या विवादों के मैप्स पर बोलेंगे? कोरोना पर बोलेंगे या वैक्सीन पर बोलेंगे? या पड़ोसियों से बिगड़ते रिश्तों के सीन पर बोलेंगे? 4 बजे के संबोधन पर निगाहें गड़ाए बैठा है देश। साल के 6वें संबोधन में क्या देना चाहते हैं पीएम संदेश? उत्तर मध्य प्रदेश। तो सवाल यही है कि आज 4 बजे यानी कि अब से 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बात करने वाले हैं, राष्ट्र को क्या संबोधन देने वाले हैं। और सवाल ये भी है सबके मन में कि ये बातचीत जो होने वाली है आज वो कितनी महत्वपूर्ण देश के लिए है। और सवाल ये भी है कि जो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हो, फिर चाहे वो राजनीति को समझने वाले हों, पत्रकार हों, वरिष्ठ पत्रकार हों, वो आखिर क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलें और क्या वो अपेक्षा रखते हैं कि प्रधानमंत्री को आज क्या बोलना चाहिए। लेकिन देखिए एक तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। कोरोना की स्थिति में प्रधानमंत्री ने 5 बार संबोधित किया, 6वीं बार संबोधित करेंगे। 30 जून को जब संबोधन हुआ था तब कोरोना के केस थे क्या, और कोरोना से मौत 16,893 हो गई थी। 19 मार्च की तस्वीर 360 और 7 की थी। सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक सिंह जी एमएलसी कांग्रेस, डॉक्टर चंद्रमोहन प्रवक्ता बीजेपी, नवल कांत सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुकेश कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दीपक सिंह जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहे हैं। चौतरफा चुनौतियां हैं, फिर चाहे वो कोरोना की हो, फिर चाहे नेपाल बॉर्डर की हो, चाहे वो गलवान घाटी की हो, तमाम समस्याएं हैं इस वक्त चल रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं, क्या आप लोग अपेक्षा रखते हैं? देखिए उदय जी, प्रधानमंत्री से देश अपेक्षा वही रखता है जो विपक्ष में रह के बोलते थे जी। जिस मुद्दों पर वो सरकार में आए थे। देश आज गुस्से में है। हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दी है। देश चाहता है मोदी जी अब लाल आंखें करके बात चाइना से करें, चाइना से अपनी जो सैनिकों की शहादत है उसका बदला लें। क्योंकि सिर्फ टीवी चैनल और भाषण के बोलने से देश को संतोष नहीं मिलेगा। संतोष तब मिलेगा देश एक्शन चाहता है। देश ये भी जानना चाहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पिछले 6 वर्षों तक देश विदेश घूमते रहे, उसकी बड़ी चर्चाएं हुई। आज भारत की संप्रभुता और सम्मान को छोटे छोटे टुकड़े भर के देश ललकारते हैं। कभी नेपाल, कभी बांग्लादेश, कभी म्यांमार और भूटान जैसे देश पानी बंद कर देते हैं। नेपाल हमारे नहीं, भूटान ने क्लियर कर दिया है दीपक जी कि पानी बंद नहीं किया गया, कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां थी, भूटान ने क्लियर कर दिया। लेकिन चंद्रमोहन जी, जिन बातों की तरफ दीपक जी इशारा कर रहे हैं काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो। नेपाल हमारे देश, क्या आप भी यही अपेक्षा करते हैं कि इन चीजों पर प्रधानमंत्री आज बोलें? देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी कोविड के दौर में 5 बार बोले, आज फिर बोलने जा रहे हैं। आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो सबके सामने हैं, सब जानते हैं, हर नागरिक जानता है। दीपक जी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस एकदम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि कैसे हम मोदी जी का हर बात पर विरोध करें। आज तक कभी मोदी जी के साथ में कांग्रेस खड़ी नहीं हुई। जब मोदी जी गुजरात के तभी कांग्रेस विरोध करती थी और तमाम तरीके के आभूषण विभूषण सब तिरस्कृत करती थी। तो कांग्रेस की जो प्रतिबद्धता है
मोदी जी के विरोध की प्रतिबद्धता है। राफेल लेकर पूरे 2019 का चुनाव राहुल गांधी जी ने राफेल कंधे पर रखकर लड़ा, तो जी उनके स्वभाव में है कांग्रेस के में, तो उसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर बात को, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश के मन की बात को देश के साथ साझा करते हैं, लगातार संवाद करते हैं। अभी जब कोविड का संकट आया, कोविड के संकट में हम विकसित देशों के सामने ठीक एक है, उन दमदार चीजों पर भी उपस्थिति आएंगे हमने मुकेश रखी, कौशिक तो जी। किनके आधार पर रखी? सियासी बातें अपनी जगह है, लेकिन जो दौर इस वक्त देश देख रहा है, कोरोना का संकट है, अर्थव्यवस्था को संभालने का संकट है, नेपाल जो हमारा सदियों पुराना दोस्त है, रोटी बेटी का रिश्ता, उसको समझाने का संकट है, चीन से निपटने का संकट है, तमाम चीजें हैं। इस दौर में आप किस तरीके से देख रहे हैं जो राष्ट्र को संबोधित करने का एक प्लान बना है? क्या कुछ पीएम बोल सकते हैं? क्या बोलना चाहिए? देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के संबोधनों को देखें और उसको एक सिलसिलेवार ढंग से देखें तो आप ये पाएंगे कि उसमें कहीं भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। भले ही वो 2016 का 8 नवंबर की उनका स्पीच हो जो 8 बजे था, जिसमें डिमोनेटाइजेशन की उन्होंने घोषणा की थी, किसी ने नहीं सोचा था कि डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा जी। उसके बाद आपने जितने भी 6 संबोधन मुझे गिनाए, उसमें से भी प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट किसी में भी आपको दिखाई नहीं दिया होगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जनता कर्फ्यू का ऐलान कर देंगे 22 मार्च को, और आप पूरा देश ये सोच रहा था कि आज वो क्या बोलेंगे, और पूरे देश को पता चला कि उन्होंने एक दिन का जनता कर्फ्यू कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब दूसरी बार प्रकट हुए, उसके बाद तो उन्होंने जब बालकनी में आकर लोगों से ये आह्वान किया कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान बढ़ाया जाए, थालियां पीटकर घंटियां बजाकर किया जाए, किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह का आह्वान करेंगे। तीसरा आह्वान के लिए जब उन्होंने कहा कि वो बालकनी में आके 9 मिनट तक अपनी लाइट अंदर की बंद करें, 9 और मोमबत्तियां जलाकर कोरोना वॉरियर्स को सलामी दें, सम्मान करें, आपने भी नहीं, हमने भी नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना अंडरलाइन करने वाला हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण को प्रेडिक्ट करना खतरे से खाली नहीं है। 4 बजे वो क्या बोलेंगे ये उनका प्रोरोगेटिव है। पर मैं आपको बता दूं, जो हमारी अप्रोच है वो ये कि इस समय देश के सामने सिर्फ 2 बड़े मुद्दे हैं, कोरोना और लद्दाख की सीमा पर LAC पर जो चल रहा तनातनी है। इन 2 में से किसी एक मुद्दे पर उनका फोकस होगा। बिल्कुल। नवल कांत सिन्हा जी, तमाम चीज़ें हैं और इन सब के बीच दीपक सिंह जी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश इन चीज़ों का जवाब चाहता है, लेकिन जो अंदाज रहा है प्रधानमंत्री का, जिस तरीके से एक सिलसिला रहा है, लगभग 12 बार उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है अलग अलग मौक़ों पर और बड़े महत्वपूर्ण मौक़ों पर, चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद की बात करें, कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें, जब हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सफल हुई उस पर भी उन्होंने बोला। तो आज का जो भाषण है, आज का जो संबोधन है, कितना महत्वपूर्ण है आज की परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जब भी बोला है वो बड़ा सोच समझ के बहुत प्लान तरीके से बोला है। तो प्रधानमंत्री क्या बोलने जा रहे हैं ये तो उनके बोलने पे ही पता चलेगा, नहीं 4 बजे ही पता चलेगा। लेकिन 2 बड़े विषय हैं इस समय जिसमें लोगों की निगाहें जुड़ी हुई हैं। एक तो वो जो है चाइना और दूसरा जो चाइना का वायरस है। मुझको ही देख लीजिए, मैं इस समय KGMU के कोविड वार्ड में भर्ती हूँ और एक पॉजिटिव खबर आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी मेरी जो टेस्ट रिपोर्ट आई है नेगेटिव आई, यानी मैंने बधाई हो नवल कांत जी, गया है, आप इसको जीते जी। आवाज कट रही है, प्रश्न दोहरा देंगे? मैंने आपको बधाई दी कि आपने कोरोना को जंग को जीता। और इन सब के बीच एक बार फिर से दीपक सिंह जी के पास चलते हैं। दीपक जी, आप लोग तमाम जो महत्वपूर्ण मसले हैं उस पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे, लेकिन चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि ये केवल आप लोग धर्म निभा रहे हैं, विपक्ष का आप लोग जवाब नहीं जानना चाहते, आप लोग केवल निशाना साधते हैं। अवधेश जी, चंद्रमोहन जी की जिम्मेदारी बनती है, उस वकील की तरह है चंद्रमोहन जी, कि भारतीय जनता पार्टी सच करे, गलत करे, न्याय करे, अन्याय करे, उनको उसका पक्ष रखना है, उसकी वकालत करनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है, हमारे देश की संसद पर जब हमला हुआ था, सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा था राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र के मुद्दे पर हम एकजुट रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या बोला है,
कब कब बॉर्डर प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, कब कब मोदी जी ने कौन कौन सी बातें कही हैं, पब्लिक डोमेन में है, लोगों के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है। बिल्कुल, लेकिन सवाल दीपक जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाह रहा हूं। जब मायावती खुलकर कहती हैं कि राष्ट्र हित के मसले पर हम केंद्र सरकार के साथ हैं, तब आप लोग फिर उनको बीजेपी का एजेंट क्यों बताने लगते हैं? राष्ट्रहित के मौके पर पूरा देश देश के साथ है, देशवासियों के साथ है, फौजियों के शहादत के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता की तरह बात नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी डर के मारे भाजपा की हां में हां नहीं मिलाएगी। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इस परंपरा की सारथी होती तो कांग्रेस पार्टी ने लिखित माफी मांग लिया होता, तो आज मेरे ख्याल से देश आजाद नहीं हुआ होता। कांग्रेस पार्टी जो सच है सच बोलेगी। कांग्रेस पार्टी देश के साथ थी, देश के साथ रहेगी। वो लोग जिनको मुबारक थी उस समय की चीजें, अंग्रेजों की बातें, वो उनकी बातों पर नहीं जाना चाहता मैं। और बहन जी क्या करती हैं, बहन जी कौन सा बयान देती हैं, वो देश देख रहा है। हो सकता कोई डर हो उनको, हो सकता कोई लालच हो उनको, हो सकता कोई रणनीति हो उनको, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है। हमारे देश के सैनिकों की शहादत का बदला और हमारे जो छुटभइये देश, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो भारत को आंख दिखा रहे हैं, उनको सबक सिखाना चाहता है हमारा चंद्रमोहन जी। ये बड़ी बात दीपक जी कह रहे हैं, क्या ये स्थितियां हैं प्रधानमंत्री कि राष्ट्रहित के मसले पर बोलने के लिए भी विपक्ष किसी परिस्थिति में फंसेगा तब वो आपके साथ खड़ा होगा? देखिए, सबको याद है कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, और दुर्गा तक आदरणीय अटल जी ने उनको दुर्गा के रूप में उनके साथ संबोधन किया। वो जो हुआ चंद्रमोहन जी हुआ, उसको मजबूत आज किया। की परिस्थिति ऐसी क्यों नहीं है कि सब एक साथ खड़े हो, जबकि चौतरफा चुनौतियां हैं, नेपाल है, चीन है, कोरोना है, अर्थव्यवस्था है। इसमें पूरी तरीके से इस स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस है। कांग्रेस चाहे कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे चाइना के खिलाफ लड़ाई हो, कांग्रेस की एक अजीबोगरीब स्थिति है। और देखिए, कांग्रेस की जो दीपक भाई सुन लीजिए, देश के साथ नहीं खड़े हुए, देश के दुश्मनों के साथ खड़े हुए हो आप, सब जानते हैं, देश जानता है, इसीलिए आपकी ये दुर्गति हो रही है। सुन लीजिए दीपक भाई, सुन लीजिए, आपके साथ कांग्रेस के साथ में यही बात है। कांग्रेस न सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार है। कांग्रेस केवल अधर्मता के साथ है। राहुल गांधी का लड़कपन कांग्रेस को ले डूबेगा। राहुल गांधी की अव्यवस्था, राहुल गांधी का अराजक व्यवहार कांग्रेस को डुबो दे रहा है। कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची है, वो राहुल गांधी के कारण पहुंची है। आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, इसीलिए देश आपकी स्थिति वो है कि शीशे पर धूल लगी हुई है, आप शीशे से धूल नहीं हटा रहे, आप अपने चेहरे पर ही हाथ मार रहे हैं। आपकी स्थिति आज एकदम दुष्कर है, आप बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हो। बचा लो, अगर बचा पाओ अपनी पार्टी को, अपने नेता को समझा लो, क्योंकि आपकी स्थिति है कि आज आपका जो नेता है राहुल गांधी की यह स्थिति है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को वो श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते हैं। ऐसी घटिया पार्टी, ऐसे घटिया लीडरशिप कांग्रेस की है कभी नहीं हुई। आज पूरा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश 100 करोड़ नागरिक खड़े हुए हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं तो देश जनता कर्फ्यू करता है। जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं तो देश ताली बजाता है, थाली बजाता है, तो देश दीपक जलाता है। आप दीपक बुझाने की चाहे जितनी कोशिश कर लो, देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दीपक जलाने का काम कर रहा है। बंद करिए प्रधानमंत्री जी को। देखिए, आप जिस विचार की बिल्कुल ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं। चंद्रमोहन जी, आपकी हम बात मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा तो देश ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, लेकिन इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि जब संकट काल है, आपदा काल है, उस वक्त अगर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की ईंट से ईंट बजाएंगे तो क्या देश इन परिस्थितियों से निकलेगा? और सवाल यही है कि आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होने जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण होगा। क्या ये पक्ष और विपक्ष की तकरार है, इसमें कमी की भी कुछ बातें हो सकती हैं? चर्चा करें इस पर। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।